हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में बात की थी। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो टर्म्स यूज होती हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें ये हमने देख ली थी। फिर हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, चार्ज के बेसिस पर भी देख लिया था और आइडेंटिसिटी के बेसिस पर भी देख लिया था। फिर इसके अलावा बच्चों हमने कुछ और लिगेंड्स डिस्कस किए थे, जैसे कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या है वो भी हमने देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमने बात कर ली थी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे। फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्लियर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली थी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत बेसिक सी चीजें थी। ठीक है, बेसिक से टर्म्स भी थे और बेसिक से इनमें हमने जो क्वेश्चन थे जो बहुत इजी क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे जहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने थे। वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने नोमेनक्लेचर की बात की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हमने पढ़ लिए थे कि कैसे हमें कंपाउंड की नेमिंग करनी है। फिर हमने सबसे पहले देखा कि लीगेंड्स जो है, लीगेंड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड है या नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है या कोई न्यूट्रल लीगेंड है तो नेमिंग किस तरीके से की जाएगी। क्लियर। चलिए, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास मेटल है तो मेटल की नेमिंग कैसे की जाएगी। अगर क्या मेटल तो होगा ही, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। अब देखो, अगर वो न्यूट्रल स्पेयर में है या पॉजिटिव स्पेयर में है और नेगेटिव स्पेयर में, तो सब में इसकी नेमिंग अलग अलग की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव स्पेयर में है या हम कहें कैटायनिक स्पेयर में है और न्यूट्रल स्पेयर में, तब तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में होता है तो नाम में चेंज आता है। ठीक है, नाम के लास्ट में एट लग जाता है, जैसे फेरस है तो फेरेट हो जाएगा, जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। ठीक, फिर हमने देख लिया था कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। पहले लीगेंड की नेमिंग, फिर मेटल की नेमिंग। और लीगेंड में अगर पहले से ही लीगेंड में अगर एक से ज्यादा लीगेंड है तो बाय ट्राई, जैसे अमोनिया मान लीजिए, अगर एक है दो है, सॉरी अमोनिया नहीं, अगर हम कहें कि एमाइन है, जो एमाइन, ठीक है, एमाइन अगर 6 एमाइन है तो हेक्सामाइन करेंगे। ठीक है, हेक्स लगा देंगे। अगर 2 है तो डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर किसी के नाम में पहले से ही बाय ट्राई है, जैसे कि इथिलीन डायमाइन, तो इसके नाम में पहले से ही डाई है, तो अगर इथिलीन डायमाइन 2 है, ठीक है, होल ट्वाइस वहां पर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे डाई इथिलीन डाई अमाइन, नहीं, अब डाई की जगह पर क्या लिख लेंगे, बिस कर देंगे। 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस तरीके से। क्लियर। चलिए, फिर नेमिंग के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की वो हम लिखेंगे और वो रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। इसके अलावा जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें कोई भी स्पेस वहां पर नहीं रखना है और कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर इन सारे रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कैटायनिक स्पेयर है या एनायनिक स्पेयर है या न्यूट्रल स्पेयर है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, लीगेंड कौन सा है, कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये हमें फाइंड करना है और आसानी से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, क्लोरीन है, अमाइन है, ठीक है 5, और बाहर से 2 प्लस है, तो ये क्या है, एक कैटायनिक स्पेयर है, पहली चीज हमने देख लिया। दूसरा सेंट्रल मेटल एटम ये है, इसके साथ बहुत सारे ये अलग अलग लिगेंड है। अमाइन की बात करेंगे तो 5 एमाइन है, क्लोराइड की बात करेंगे, क्लोरिडो जो है वो एक ही है।
ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने 3, और यहाँ पर कोई भी इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर आ जाता है आयन। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। फिर ऐसी एनायनिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी नेमिंग भी हमने कर ली थी। क्लियर? ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस की भी हमने नेमिंग कर ली थी। फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कुछ थे, उनकी नेमिंग कर ली थी। फिर बच्चों जो कंपाउंड उनका नोमेनक्लेचर हुआ है यानी कि नाम है, फिर हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखे। कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, जैसे यहाँ पर है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, तो कुछ इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे। ठीक है, बनाया हमने। क्लियर? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने काफी कर लिए थे। फिर हमने बच्चों पढ़ी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया वो हमने देख लिया था। फिर इन्होंने कहा, इनके जो पोस्टुलेट थे उसमें 2 वैलेंसीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है। फिर बच्चों इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स को भी हमने डिस्कस किया था कि ये ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था, और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस भी हमने लिख लिया था बच्चों। ये कुछ इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। फिर हम बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, लिनियस पॉलिंग ने ये दी थी ये थ्योरी। इसके साइलेंट फीचर्स हमने देख लिए थे, पोस्टुलेट्स भी हमने देख लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे। साथ ही हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 4, 5 वाला। देखो 3 वाला तो sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, 2 वाला sp और लीनियर, लेकिन ज्यादातर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 देखने को मिलेंगे। 5 भी नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा, 4 और 6 ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 भी देखने को मिल सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4, 5 और 6 ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 में sp3 या dsp2 ये 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, एक में टेट्राहेड्रल होगा और एक में स्क्वायर प्लेनर होगा। क्लियर? और 5 जिसमें है तो उसमें sp3d या dsp3 ये 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक में शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक में शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d2 या d2sp3 आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो शेप है वो होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? चलिए, फिर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, लो स्पिन क्या है, हाई स्पिन क्या है, ये हमने देख लिया था। और साथ में एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमने देखा था यहाँ पर कि इस तरीके से अगर हम एक कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिन जिन का है, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उन सबकी ज्योमेट्री एक जैसी होगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जहां पर हम देख पाएंगे कि अलग अलग ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्लियर? चलिए, एक बार आप इसे देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड, जो हमारी एनसीईआरटी में भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? देखो, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना? क्लियर है इतना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इससे डिफरेंट है। ठीक है, ये तो यहाँ पर तो CN4 था 2 नेगेटिव, यहाँ पर Cl4 है 2 नेगेटिव। ठीक है, चलो इसे एक बार आप खुद से भी ट्राई करो। चलो, तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करने से, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं सबसे पहले। चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये है x प्लस, इसका कितना होता है -1 Cl का, इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2।
सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 2। यहाँ पर जो Na है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वही कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक है, दिख रहा है ना। और हम यहाँ पर एग्जांपल कर रहे हैं उनके जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम अलग अलग ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। देखो बच्चों, जैसे ये हमने पढ़ा ना, यहाँ पर ये हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो sp3 भी हमें देखने को मिलेगी, dsp2 भी हमें देखने को मिलेगी। जैसे देखो अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है dsp2। ठीक है, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका है। अब ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पर 4 है, ये तो क्लियर हो गया। चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni की तो 3d8 Ni की तो कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2, और Ni जो 2+ है तो 3d8 हो गई है ना, 4s ये जो 2 है वो तो चला। क्लियर। चलो अब इसका ये बनाते हैं यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम। कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3d में आ गए 8, 4s तो हो गया एम्प्टी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4p, इसके बाद आगे जो भी होगा। ठीक है, चलो अब हुआ क्या यहाँ पर, अब हम Cl की बात करें बच्चों, तो Cl क्या है, एक देखो जैसे लास्ट उसमें हमने Cn के बारे में पढ़ा था, तो Cn तो क्या था, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था। ठीक है, लेकिन अगर हम Cl की बात करें तो Cl क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लीगेंड होने की वजह से क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो क्या करता है, पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पर, पेयरिंग हो गए। लेकिन वीक फील्ड लीगेंड कोई पेयरिंग नहीं करता। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर नो पेयरिंग। तो वीक फील्ड लीगेंड कोई पेयरिंग नहीं करता, तो यहाँ पर कोई पेयरिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं यानी कि 4 Cl है ना, तो 4 ऑर्बिट चाहिए इसके लिए वेकेंट। तो कौन से लेगा, एक S के और 3 P के, हो गए ना 4। तो ये वाले जो है यहाँ पर काम में आएंगे। इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, और इंटरमिक्सिंग के बाद ये बनेगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर हम यहाँ पर लिखें, अगर हम यहाँ पर लिखें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्लियर है। चलो हाइब्रिडाइजेशन तो समझ आ गया sp3। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर होगा हमारा टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर नहीं ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर हो गई टेट्रा। क्लियर। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो नेचर है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन
मैग्नेटिक नेचर समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सारी चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो इसको आप नोट कर लो अभी। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो एक एक्सेप्शनल केस भी है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो, तो अभी तक बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक एग्जाम्पल हमने ये देखा है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई है DsP2। क्लियर। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर। क्लियर है। चलो, अच्छा अभी तक हमने ये वाला एग्जांपल देखा जहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई DsP2। फिर ये वाला एग्जांपल देखा जहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। अब एक और क्वेश्चन हमें करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस भी है। अब एक्सेप्शनल केस क्यों है ये तो आपको अभी पता चलेगा। चलो, तो क्वेश्चन है Cu NH3 होल 4 प्लस 2। अब क्वेश्चन देख करके तो आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लिया गया है। ठीक है, साथ में देखो कैसा है, ये न्यूट्रल तो ये है यानी कि 0। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, निकाल ही लोगे। क्लियर। तो आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने लिया है यहाँ पर, तो पेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पेयरिंग होगी, अगर दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तभी तो पेयरिंग होगी। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पेयरिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। चलो, तो पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो ये तो x है और ये क्या है बच्चों, ये है 0, ये हो गया 2। तो x कितना आ गया 2, या हम कह सकते हैं कॉपर जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है। अब NH बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4, इजी। क्लियर। चलो, अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना क्या है, हमें तो पता है Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्लियर। हम जानते हैं कॉपर का, यही तो है कॉपर का एक्सेप्शनल है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक की बात करें तो 3d10 4s2 है। कॉपर में क्या होता है, देखो होना क्या चाहिए था, कॉपर का जो हमने डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा था, होना चाहिए था 3d9 4s2। लेकिन होता क्या है 3d10 4s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप देखो 9 इलेक्ट्रॉन क्या है और 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी देखें तो 10 वाला होता है फुली फिल्ड, डी वाला क्या है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 5 होते हैं उसमें, वो जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, जो ऑर्बिट्स हैं, कितने होते हैं 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ये जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत कॉमन बेसिक सी चीज ये है, तो हमें पता होगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले के लेक्चर में पढ़ सकते हैं जहाँ पर डीएनएफ ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, चलो, लेकिन कॉपर यहाँ पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन तो S तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन D से रिमूव होगा। क्लियर, अंडरस्टूड बात है। तो ये हो जाएगा 3d9 यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है 3d9।
फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करेंगे ठीक है, तो ये हो गया 3D। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 4s जो कि एम्प्टी है, और यहाँ पर आ गया 4p। 3D 4s और 4। अब देखो 3D में है 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर। क्लियर। अब बात करते हैं NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिससे क्या होना चाहिए, यहाँ पर पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग विल अकर। ठीक है, पेयरिंग होनी चाहिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। लेकिन बच्चों देखो पेयरिंग कहाँ पर होगी और किसकी पेयरिंग होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता है ट्रांसफेरेंस इफेक्ट, जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। 3D 4s और 4p। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 9th वाला इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है यहाँ पर। किस वजह से, NH3 से लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं ट्रांसफरेंस इफेक्ट। ट्रांसफरेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसफरेंस इफेक्ट की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। अब डी में एक वैकेंसी हमें मिल गई है ना, 3D। डी में एक वैकेंसी है 4s और 4p। देखो कितने हैं NH3, 4 है। तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 2, एक ये वाला, एक ये वाला, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, DsP2। अनएक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमें मिल गई है। क्लियर। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो हमारा ज्योमेट्री है वो कैसी बनेगी, वो होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या है, एक अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड। तो इसकी वजह से इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। यही नहीं देखना, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर तो कोई पेयरिंग नहीं, मतलब सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ठीक है, इस वजह से डायमैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये वाला अगर हम देखें तो ये कैसा है कि ना लास्ट में है और अनपेयर्ड है ना, तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर इसका है, अगर मैग्नेटिक नेचर की यहाँ पर बात। क्लियर है। चलो, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। देखो एक्सपेक्टेड क्या था, उसको थोड़ा ग्रीन पेन से लिखते हैं कि होना क्या चाहिए था। ग्रीन पेन से समझते हैं होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था कि ये तो यहीं पर रहता, फिर जो हमारा NH3 है एक यहाँ पर आता, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी sp3, एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और टेट्राहेड्रल इसको होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था।
लेकिन ट्रांसफरेंस इफेक्ट की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चला जाता है, या हम कह सकते हैं कि अमोनिया के ये जो NH3 है इसके लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से भी ये होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट बनती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, क्लियर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है या तो टेट्राहेड्रल बनती या तो स्क्वायर प्लेनर बनती। बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शनल केस जो है स्टार बना देते हैं यहाँ पर, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए तो ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी सेम आपको करना है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले। x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, x आ जाएगा +2। ठीक है, यानी कि Fe जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है ये तो हमें पता ही है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe की अगर हम लिखें तो 3d6 4s2। ठीक है, तो Fe +2 स्टेट में है, तो ये हो जाएगा 3d6। क्लियर है इतना? और हमें पता है ये जो Cn है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जिस वजह से ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने की वजह। क्लियर है? चलो तो कैसे बनेगा ये देखो, ये होगा कुछ इस तरीके से। तो 3d ये आ गया हमारा यहाँ पर 4s, नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पर 4p। ठीक है, चलो तो कितने हैं डी में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, यानी कि सिंपली इनकी हो जाएगी पेयरिंग। 3d 4s और 4p। बस आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन सा है और वीक फील्ड लीगेंड कौन सा है। तो ये बनेगा कुछ 2 4 2 6 कुछ इस तरीके से, और 6 बॉक्सेस हमें चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए। तो पहला है ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, यानी कि 6 के 6 ये हो गई। ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। अब 2 यहाँ पर d में है तो हो गया d2, एक s में है और 3 p में है, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ गई। इसी तरह आप किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, और किसी का भी मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए लीगेंड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। बच्चों तो आने वाले सेशन में हम एक सूची लिखेंगे जिसमें सारे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स होंगे और सारे हमारे वीक फील्ड लीगेंड होंगे, ताकि हम उन्हें अच्छे से देख करके याद कर ले और कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। बाकी कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हमने आज देखा, कुछ केसेस को हम अपने आने वाले अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।